हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। तो दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को कि रेट ऑफ रिएक्शन को दो भागों में डिवाइड किया था। दो प्रकार के होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों, हमने बताया था आपको रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार के, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा हमने दोस्तों आपको बताया था इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोग घर पे पढ़ते होंगे। इसको ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए और बहुत अच्छा नोट्स बनाइए। आप चाहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको बताया था। तो मैंने बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं। जैसा कि एक क्वेश्चन है, 2N2O5 4NO2 4 दूनी 8 4 2 जा 8 O2। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, N2 प्लस 3S2 2NH3। तो दोस्तों, मैं पहले इस क्वेश्चन को बताऊं, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा इसको समझाना और आसान हो जाएगा आपके रिस्पेक्ट में। दोस्तों, यह क्वेश्चन ये बता रहा है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। यह बता रहा है कि 2 मोल अमोनिया बनता है जब 1 मोल, इसके आगे 1 है 1, इसके आगे जो पार्ट है, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन आपस में मिक्स होता है। दोस्तों, पुनः मैं समझा रहा हूं आपको। 1 मोल नाइट्रोजन, इसके आगे गिनती 1 है, इसलिए मैं बोल रहा हूं 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन के डिसअपीयर होने से, इनके मिलने से या डिसअपीयर होने से 2 मोल दोस्तों अमोनिया बनता है। इसको अब ऐसे कहिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान सुनिएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में टूटना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड 2/3 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। दोस्तों, पुनः समझा रहा हूं। इसका मतलब है 2 मोले बना। अब ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस माने बनना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस 2 मोल ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड 2/3 मोल ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। नहीं समझ में आया? देखिए, मतलब इसको ऐसे कंपेयर करिए, 1 मोल के रिस्पेक्ट में कंपेयर करिए। यह तब बनता है जब 2 मोल नाइट्रोजन डिसअपीयरेंस हो, मतलब इसका 1 इसके 2 के बराबर है ना, इसका 1 इसके 2 के बराबर है, तो इसको कहिए कि 2 मोल नाइट्रोजन के डिसअपीयरेंस से, और इसका 1 निकालने के लिए 3 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2/3। तो 1 मोल यहां हो जाएगा 2/3 के। तो आप इसके रिस्पेक्ट में आप पढ़ रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे कि 1 मोल यह नाइट्रोजन 2 मोल के बराबर है, तो आप बोलेंगे 2 मोल डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन हो गया, और इसका 1 मोल
निकालना है तो 3 से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका 2 में करेंगे तो 2/3 होगा। इसका 1 मोल 2/3 के हो गया तो इसको बोलेंगे 2/3 मोल डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। पुनः समझिए, दोबारा बता रहा हूं, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के तो इसको बोलेंगे 2 मोल डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, इसका 1 मोल निकालेंगे 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोस्तों तो 2/3 मोल डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन में सब इक्वल हो जाते हैं, मैं पीछे बता चुका हूं, 2 मोल एपियरेंस अमोनिया तो 2 मोल ये हो गया, यह किसका हो गया तो यहां पे 1 मोल एपियरेंस ऑफ अमोनिया आप बोलेंगे दोस्तों। ये हो गया 2 इंटू कितना हुआ डेल्टा मैं समझा चुका हूं पीछे, एवरेज में लिखेंगे T इक्वल टू 2/3 इंटू डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा अमोनिया अपॉन डेल्टा T। दोस्तों 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड जब करेंगे डिवाइड बाई 2 से करेंगे, अपने मन से 2 से करेंगे, सब में करेंगे इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T गिव्स आउट 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T NH3। तो दोस्तों क्या हुआ, आपने देखा क्या, मुझे इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझा रहा था, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई इशू नहीं है, बस आप ये जानिएगा अंतर इसका होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, इसका अंतर होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, और जो यह इसके बगल में है इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो इसके बगल में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देते हैं, आप ऐसे डायरेक्टली समझ लो। इनमें आते हैं तो क्या होगा डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, इसके बगल में जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड बाई हो जाएगा। अगर यह मेरी बात पूरी समझ में आई हो तो ठीक है, इस प्रोसेस को समझ लो डिटेल में, नहीं समझ में आई हो तो ज्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये जानो कि अंतर होता है डेल्टा और टाइम रिस्पेक्ट में चलता है, ये जो इनके बगल में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, इनके डिवाइड में 1 होगा, लिखेंगे नहीं, इनके डिवाइड में 1/3 हो गया, इनके डिवाइड में 1/2 हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही जब इसको आप लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया यार दोस्तों। यहां जब आप आएंगे तो आप बताइए इसका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू दोस्तों डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T, इसका कोफिशिएंट है मैंने बोला कि अपान में आ जाता है, इक्वल टू डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, इसका कोफिशिएंट भी अपान में आ जाएगा, इक्वल टू डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। कोफिशिएंट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों यह रिएक्टेंट है इसलिए इसको माइनस लिखेंगे। वैसे ही यहां भी यह रिएक्टेंट था दोस्तों, इसको भी माइनस लिखा था। तो यह आपने पूरा का पूरा दोस्तों एक रिएक्शन बनाया। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हमने इस पे ज्यादा टाइम ले लिया, थोड़ा स्पीड में रहना चाहिए हमें, थोड़ा आप लोगों को समझाने में।
दोस्तों एक क्वेश्चन है, N1A प्लस N2B N3C प्लस N4D। दोस्तों इसे समझिएगा, इसको मैंने दोनों में समझाना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में मैं समझा दूं, और यहां दोस्तों मैं समझा दूं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में मैं समझा दूं। तो दोस्तों ये क्या होता है, जैसा कि आपने बोला डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, कोफिशिएंट क्या है इसका N1, तो 1 अपान N1 दोस्तों, इक्वल टू बोलते रहिए डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, कोफिशिएंट N2। उसी तरह से दोस्तों डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, कोफिशिएंट N3। उसी तरह से दोस्तों डेल्टा डी अपान डेल्टा टी, कोफिशिएंट N4। लेकिन यह दोनों रिएक्टेंट है इसलिए यह माइनस हो जाएगा और यह भी माइनस हो जाएगा। इंस्टैंटेनियस में दोस्तों इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपको पहले से पता है, डेल्टा की जगह डी कर देते हैं, पीछे बता चुका हूं, डी ए अपान डी टी N1 माइनस रिएक्टेंट है, माइनस लगा करके N2 डी बी अपान डी टी इक्वल टू N3 डी सी अपान डी टी इक्वल टू N4 डी डी अपान डी टी। ये दोस्तों हो गया, यह हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और यह हो गया इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसको होमवर्क करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको सेंड कर देंगे सॉल्व करके, ताकि मैं जानूं कि आप लोग जो है इसको कर पाएंगे अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है आपका 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स आउट 6H2O और यहां हो गया 4NO। दोस्तों आपको इसका एवरेज रेट ऑफ, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और इसका इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दोस्तों निकालना है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया। चलो दोस्तों इसके अलावा मैं तीसरा फैक्टर बताने वाला था, इसका जो तीसरा पॉइंट था मुझे बताना था वह था फैक्टर्स। अब इसके बारे में अगला हेडिंग, जो तीसरा हेडिंग था वो क्या था दोस्तों, फैक्टर्स विच affect रेट ऑफ रिएक्शन। दोस्तों कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दोस्तों नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है, रिएक्टेंट आपको हमने पढ़ाया था, अगर रिएक्टेंट दोस्तों पोलर है या आयनिक है, मतलब इनका क्या फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में है, तो यह तेजी से टूटेगा। दोस्तों पीछे बता चुका हूं, आयनिक है, इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन दोस्तों इंक्रीज करेगा। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट आपका कोवैलेंट है, कोवैलेंट नेचर है रिएक्टेंट का, तो इनका भी रेट ऑफ रिएक्शन दोस्तों बढ़ेगा, लेकिन इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा देन पोलर। पोलर जो कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है, देन पोलर रिएक्टेंट। तो पहला पॉइंट दोस्तों ये था। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं।
फैक्टर्स के सेकंड पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। अभी हमने पहले बात की थी, अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन दोस्तों हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, तो मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, मोर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा तो दोस्तों मोर कोलिजन होगा पार्टिकल्स का, मोर कोलिजन ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट दोस्तों। तो रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स होंगे उनका मोर कोलिजन होगा। अब फैक्टर्स के तीसरी बात पे आते हैं। तीसरा बात है पॉइंट दोस्तों टेम्परेचर का। शॉर्टकट लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर होता है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ऐसी स्थिति आती है दोस्तों, कुछ होमोजेनियस रिएक्शन होते हैं, कुछ ऐसे फॉर आपका दीजिए सम, कुछ ऐसे होमोजेनियस रिएक्शन होते हैं दोस्तों कि ईच 10 डिग्री बढ़ाने पे टेम्परेचर, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे ईच 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज्ड, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ये डबल से DOUBLED डबल टू ट्रेबल्ड हो जाते हैं दोस्तों। टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कुछ होमोजीनियस रिएक्शंस के केस में प्रत्येक 10 डिग्री, जैसे मान लिया टेम्परेचर 50 है तो रेट x है। जैसे टेम्परेचर दोस्तों टेम्परेचर 50 है तो रेट x है 50 पे, और जैसे टेम्परेचर आपने 10 डिग्री बढ़ा दिया, इसको 60 कर दिया तो रेट यह 2x हो गया, और जैसे आपने कहा 70 किया तो यह 3x या 4x हो गया। ऐसे रेट इनका बढ़ता है कुछ होमोजेनियस रिएक्शंस के केस में। अगला पॉइंट है दोस्तों, इसी का अगला पॉइंट, मैं 3 पॉइंट इसमें बताया हूं। अगला पॉइंट है सरफेस एरिया। दोस्तों शॉर्टकट लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। क्या होता है सरफेस एरिया? आप इसको समझ लीजिए, कोयले का टुकड़ा है दोस्तों, उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और उसका एक टुकड़ा, एक उसका सिंपल सा कोयले का एक टुकड़ा रखिए, बड़ा सा टुकड़ा रख दीजिए, बर्न करिए। अब इतना बड़ा दोस्तों, एक इतना बड़ा कोयला का टुकड़ा आपने रखा, लंप ऑफ कोल, और इसी टुकड़े को, इतने बड़े टुकड़े को आपने इतना ऐसे 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 दोस्तों आपने कर दिया पाउडर फॉर्म ऑफ कोल। तो दोस्तों आप कभी भी गौर करिएगा, यह तेजी के साथ फास्ट रिएक्शन होगा और दोस्तों फास्ट बर्न करेगा, बहुत तेजी के साथ बर्न करेगा, फास्ट रिएक्शन होगा, फास्ट बर्न करेगा, और यह स्लो बर्न करेगा। तो दोस्तों पाउडर फॉर्म ज्यादा सरफेस एरिया लेता है, ज्यादा सरफेस एरिया लेता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और पाउडर फॉर्म ज्यादा सरफेस एरिया लेता है। अगला दोस्तों मैं आपको बताऊं 5वां पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों। 5वें पॉइंट को थोड़ा ऊपर से समझाऊंगा और
पांचवा पॉइंट है, शॉर्टकट लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैटेलिस्ट। दोस्तों कैटलिस्ट का काम होता है रेट को बढ़ाना, ये हम सब बहुत पहले से जानते हैं। तो जितना आप कैटलिस्ट अपने रिएक्शन के हिसाब से यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ेगा। इसको समझाने के लिए दोस्तों मैं एक ग्राफ बनाता हूं। यह एक एनर्जी का ग्राफ है, ये रेट ऑफ रिएक्शन इधर हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है। दोस्तों यहां रिएक्टेंट है, और आपका यहां प्रोडक्ट हो गया। सपोज करिए कि रिएक्टेंट ए है दोस्तों, तो अगर यह रिएक्टेंट ए है और इसका रिएक्शन होना है, प्रोडक्ट बनना है, लेकिन प्रोडक्ट बनने के लिए एनर्जी की जरूरत यहां पे होनी चाहिए, यहां पे होनी चाहिए। लेकिन आपके पास दोस्तों इतनी ही क्षमता है कि आपकी एनर्जी यहीं पे जा सकती है, इतना हो सकती है। तो इतनी एनर्जी कहां से आएगी? ये जो एनर्जी है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये को आप लिखेंगे दोस्तों एक्टिवेशन ENERGY, एनर्जी। आपके पास दोस्तों इतनी ही एनर्जी थी, लेकिन प्रोडक्ट बनने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है, यहां तक की एनर्जी की जरूरत है, मतलब आपको इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, ये चाहिए। तो यहां दोस्तों कैटलिस्ट का सहारा लेते हैं। कैटलिस्ट दोस्त क्या करता है? कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, आपके रेंज में ले आता है, आपके रेंज में ले आता है, जो कि आपका रेंज कितना है दोस्तों? इतना दोस्त है आपका रेंज। कैटलिस्ट क्या करता है? इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर रेंज में लाता है, आपकी रेंज में लाता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। और जब किसके द्वारा आता है? थ्रू कैटलिस्ट। तो दोस्तों कैटलिस्ट इसको लोअर एक्टिवेशन एनर्जी में ले आता है, और जैसे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी में आता है, आपका रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ मिलकर के क्या बना देता है? प्रोडक्ट बना देता है दोस्तों, प्रोडक्ट बना देता है। और प्रोडक्ट बनता है, फिर कैटलिस्ट बाहर चला जाता है, रीजनरेट हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो यह कैटलिस्ट का काम है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा, आप यहां पे गए कपड़ा खरीदने के लिए, आपके पास 800 रुपए हैं, कपड़े की कीमत दोस्तों 1200 रुपए है, मतलब 400 एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्स्ट्रा कीमत है दोस्तों। कपड़े की कीमत आपके पास 800 रुपए है, कपड़े की कीमत 1200 है, मतलब 400 है। तब तक आपका एक मित्र मिल गया सी कैटलिस्ट। यह जो सी कैटलिस्ट है, यह दुकानदार का भी दोस्त हो गया, और दुकानदार से निगोशिएशन किया और कहा कि यार यह अपना बंदा है, ये अपना बंदा है, इसको 800 में दे दो। दुकानदार सी की बात मान गया और 800 आपके रेंज में आ गया, अपने 1200 की कीमत को 800 कर दिया, 800 के रेंज में आ गया, और आपने कपड़ा ले लिया। कपड़ा ले लिया मतलब प्रोडक्ट बन गया, और फिर यह कैटलिस्ट आपको कपड़ा दिलाने के बाद चला गया, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट उसने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर दिया, कपड़े के दाम को 1200 से दोस्तों 800 कर दिया, कपड़ा आपको मिल गया, आप भी खुश, दुकानदार भी खुश, और कैटलिस्ट ने अपना काम किया और आगे बढ़ गया। तो दोस्तों यह होता है कैटलिस्ट का काम। इसमें दोस्तों मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी दोस्तों इसको मैं कह सकता हूं, इसको डिफाइन कर रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी may be defined as, excess amount of energy, excess amount of energy, which is produced by the reaction, 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 whi
एनर्जी required to reactant to cross energy barrier to convert into प्रोडक्ट। दोस्तों समझा दे रहा हूं आपको, इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए। सपोज करिए कि यह कैटलिस्ट आपको नहीं मिलता, तो फिर आपको एक्सेस अमाउंट चाहिए था ना यहां तक करने के लिए। अगर यह दोस्त कैटलिस्ट यहां पे सी नहीं मिलता तो आपका कपड़ा इतने में नहीं खरीद पाते, आपको इतनी एनर्जी चाहिए थी दोस्तों, इतनी एनर्जी रहती तभी जा करके आपका कपड़ा मिलता। तो ये जो इतनी एनर्जी है वह तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, अब आपको बाहर से चाहिए। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको चाहिए, आपको चाहिए, आप मतलब रिएक्टेंट हो गए। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी वह एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी रिएक्टेंट को चाहिए, मतलब आपको चाहिए टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। फिर से समझा दूं, यह एक्टिवेशन एनर्जी दोस्तों जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वह किसी रिएक्टेंट को चाहिए, ताकि वह एक फिक्स एनर्जी बैरियर जो 800 का है उस अपनी कीमत को बढ़ा सके, फिक्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे और क्रॉस करके अपनी कीमत बढ़ा दे, या बढ़ा करके किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत तब है जब कैटलिस्ट नहीं है, और जब कैटलिस्ट है तो वह तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा और 800 में ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, आपके ही रेंज में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कैटलिस्ट नहीं है तो उसको डिफाइन करेंगे, पुनः बोल रहा हूं अगेन, एक्टिवेशन एनर्जी वह एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है दोस्तों जो किसी रिएक्टेंट को चाहिए ताकि वह अपना फिक्स एनर्जी बैरियर जो कि 800 था, अपना फिक्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर ले, अपना जो उसकी एक्चुअल एनर्जी बैरियर एनर्जी है उसको अटेन कर ले और प्रोडक्ट को बना दे, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दोस्तों जितना लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगा या जितना कम होगा दोस्तों, यह जितना ही कम होगा आसानी से आप रिएक्शन करेंगे, और जितना ज्यादा होगा रिएक्शन स्लो होगा। इसकी यह एक्टिवेशन एनर्जी यहां पे आ जाए, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, जब नहीं पहुंच पाएंगे तो रिएक्शन स्लो होगा। और यह एक्टिवेशन एनर्जी अगर दोस्तों कम हो जाए, सपोज करिए कि दोस्तों यह एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे है और एक एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे है, तो जब यहाँ तो आप आसानी से इजिली जंप हो जाएगा, इजिली रीच हो जाएगा, रीच कर लेंगे आप, तो यह रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। मतलब लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, और यही अगर यहाँ पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो इजिली नहीं होगा, यह रिएक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, स्लो हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, लो शॉर्टकट लिख रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब फास्ट रिएक्शन एंड हाई एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा दोस्तों तो स्लो रिएक्शन। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था, हमने रेट ऑफ रिएक्शन के तीनों पॉइंट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उनके रिएक्शंस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन उनके रिएक्शंस, और फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और इस वीडियो को गौर से देखिएगा दोस्तों, और कोशिश करिए दोस्तों कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हमने पहली बार सब्सक्राइब करने को बोला है, मुझे नहीं पता था ऐसा होता है, बट कोशिश करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की, और पढ़िए। जो आपकी क्वेरी हो उस क्वेरी को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं।